हेलो दोस्तों, मैं अभिराज त्रिवेदी आपके अपने यूट्यूब चैनल विकास स्टडी सर्किल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, पिछली क्लास में हम लोगों ने बाल मनोविज्ञान के एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक जीन पियाजे पर चर्चा की थी। उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज के हमारे नए थिंकर हैं लॉरेंस कोहलबर्ग। आज हम लोग लॉरेंस कोहलबर्ग के बारे में पढ़ेंगे। दोस्तों, जीन पियाजे और वाइगोस्की की तरह ही लॉरेंस कोहलबर्ग भी आपकी परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। दोस्तों, इनसे भी आपके हर एक एग्ज़ाम में, हर एक टीचिंग एग्ज़ाम में, चाहे डीएसएसबी हो या केवीएस हो या सीटेट हो, इन सारी परीक्षाओं में 2 से 3 नंबर के क्वेश्चन इस टॉपिक से भी जरूर बनते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। लॉरेंस कोहलबर्ग। लॉरेंस कोहलबर्ग जी ने, इनके सिद्धांत का नाम क्या था? नैतिक विकास का सिद्धांत, मोरल डेवलपमेंट थ्योरी। इनके सिद्धांत का क्या नाम था? नैतिक विकास का सिद्धांत। और ये अमेरिका के एक मनोवैज्ञानिक थे। दोस्तों, यहां से हमारे 2 फैक्ट क्वेश्चन बनते हैं। लॉरेंस कोहलबर्ग ने कौन सा सिद्धांत दिया? नैतिक विकास का सिद्धांत। या नैतिक विकास सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? लॉरेंस कोहलबर्ग। और ये रहने वाले कहाँ के थे? ये रहने वाले अमेरिका के थे। तो दोस्तों, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इन्होंने नैतिक विकास का सिद्धांत दिया, तो सबसे पहले हम लोग यही जान लें कि नैतिक या नैतिकता होती क्या है। मोरलिटी या नैतिकता किसको कहते हैं हम लोग? नैतिकता वह गुण है जिसमें हमें सही और गलत की पहचान होती है। नैतिकता वह गुण है जिसमें हमें सही और गलत की पहचान होती है। अतः बच्चा अपने सामाजिक परिवेश से ही नैतिकता और अनैतिकता को जानता है। दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है। बच्चा अपने परिवेश से ही, अपने समाज से ही नैतिकता और अनैतिकता को जानता है। तो दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, आगे हमारा पॉइंट आता है नैतिक दुविधा। दोस्तों, ये नैतिक दुविधा और नैतिक तर्कणा ये क्या होती है, इसको जानने से पहले हम लोग एक कहानी सुनेंगे और मैं आपको एक कहानी सुनाऊंगा। आप लोगों ने ये कहानी पहले भी सुनी होगी। ये लॉरेंस कोहलबर्ग जी के थ्योरी से ही रिलेटेड है। तो दोस्तों, शुरू करते हैं अपनी कहानी। एक यूरोप का एक व्यक्ति था जिसका नाम था हिंज। यूरोप का एक व्यक्ति था जिसका नाम था हिंज। और उसकी वाइफ को एक विशेष प्रकार की बीमारी थी। उसकी वाइफ को एक विशेष प्रकार की बीमारी थी। तो हिंज बहुत परेशान था कि क्या हो, क्योंकि उसकी मार्केट में कोई दवाई अवेलेबल नहीं थी। या विशेष प्रकार की बीमारी ऐसे कह लेते हैं कि उसको कैंसर था। और उस पे वैज्ञानिक लोग अपना प्रयोग कर रहे थे। उस पे वैज्ञानिक लोग अपना प्रयोग कर रहे थे। वो दवाई मार्केट की कीमतों के अकॉर्डिंग वैज्ञानिक ने उस पे प्रयोग करके वो दवाई बना भी ली कुछ दिन बाद। अब वही दवाई हिंज की वाइफ को चाहिए थी, नहीं तो वो मर जाती। तो हिंज बहुत परेशान था। वो वैज्ञानिकों के पास गया और कहने लगा, सर आप लोगों ने दवाई बना ली है तो ये दवाई हमें दे दीजिए, मेरी पत्नी बहुत बीमार है, नहीं तो वो मर जाएगी, उसकी डेथ हो जाएगी। तो उन लोगों ने मार्केट की कीमत से 10 गुना ज़्यादा रुपया हिंज को बताया कि ये, जैसे मान लो वो दवाई मार्केट में 1,000 रुपये की थी, तो वैज्ञानिकों ने उसका रेट 10,000 रुपया बताया। हिंज के पास इतना, बेचारे के पास पैसा नहीं था कि वो इतना रुपया एफर्ट कर सके और अपनी पत्नी की जान बचा सकते। लेकिन उसने क्या किया, वो बहुत ही परेशान था। उसने कहा क्या करें क्या न करें। वो घर आके उदास बैठ गया और बहुत परेशान सा बैठ के सोचने लगा कि क्या करना चाहिए। अपनी वाइफ की स्थिति देखता है कि इसको भी बचाना है, नहीं तो वो मर जाएगी। तो वो एक रात को जाता है और वो दवाई लैब से चोरी कर लेता है। लैब से चोरी करने के बाद वो दवाई वो अपनी वाइफ को खिलाता है, जिससे उसकी वाइफ की जान बच जाती है। तो दोस्तों, इस कहानी से कोहलबर्ग जी ने अपने आगे सिद्धांत को मतलब दिया। अब कोहलबर्ग जी ने देखा कि इसमें कुछ लोगों ने कहा कि जो हिंज ने चोरी की वो चोरी नहीं करना चाहिए था, गलत किया। या कुछ लोगों ने ये कहा कि नहीं, हिंज ने चोरी की और उसकी वाइफ की इससे जान बच गई, तो ये उसने बहुत सही किया। तो ये नैतिक दुविधा और नैतिक तर्कणा यहीं से निकल के आई है कि ये नैतिक दुविधा क्या होती है, नैतिक तर्कणा क्या होती है। अब देखेंगे हम लोग एक एक चीज। नैतिक दुविधा एक तरह का संघर्ष है जिसमें सही और गलत के बारे में निर्णय न ले पाने की स्थिति पैदा होती है। जैसे
जैसे हिंज हिंज ने जब वो दवाई नहीं खरीद पाई तो वो बेचारा नैतिक दुविधा में फंस गया कि मैं इसको लूं, चोरी करूं कि ना करूं। चोरी नहीं करूंगा तो फिर मेरी वाइफ मर जाएगी, और अगर चोरी कर लूंगा तो मुझे पुलिस पकड़ लेगी। तो वो ऐसी नैतिक दुविधा में फंस गया, इसी को नैतिक दुविधा कहते हैं। अच्छा, नैतिक तर्कणा क्या होती है, इसको भी हम लोग साथ साथ समझते चलेंगे। नैतिक तर्कणा सही और गलत के बारे में निर्णय लेने में शामिल प्रक्रिया नैतिक तर्कणा है। जैसे एग्जाम्पल से समझेंगे। हिंज ने फाइनली क्या किया कि दवाई को चोरी ही कर लिया, चोरी कर लिया और दवाई अपनी वाइफ को खिलाई, उसकी जान बच गई। तो उसने एक निर्णय लिया, दो दुविधाओं के बीच में फंसा था कि क्या करूं क्या ना करूं। फाइनली उसने क्या किया, उसने सोचा कि दवाई चोरी करो और खिलाओ। तो नैतिक तर्कणा वो स्थिति होती है जहां पे किसी दो में से हम एक को चुन लेते हैं, वो हमारी नैतिक तर्कणा होती है। दोस्तों, अब ये तो हो गया हिंज वाला एग्जाम्पल। अब हम लोग एक अपने एग्जाम्पल से समझते हैं, जिससे शायद आप लोगों को बहुत अच्छे समझ में आए, क्योंकि जब हम भी पढ़ाई करते थे तो हमको भी इसी एग्जाम्पल से ज़्यादा बढ़िया समझ में आया था। मान लो किसी लड़के का रिश्ता आता है, और रिश्ता कैसे आता है, मान लो उसको श्रद्धा कपूर और सोनाक्षी सिन्हा का रिश्ता आ गया। अब लड़का पागल, लड़का बिल्कुल सोच रहा कि शादी किससे करें आखिरकार, सोनाक्षी सिन्हा से करें या श्रद्धा कपूर से करें, क्योंकि दोनों एक्ट्रेस हैं, दोनों हीरोइन हैं। क्योंकि उन्होंने तो ये उम्मीद ही नहीं की थी ये रिश्ता आ जाएगा। तो बेचारा वो नैतिक दुविधा में फंस जाता है कि दो दो रिश्ते आए हैं, अब मैं शादी किससे करूं। वो नैतिक दुविधा में फंसा है, इसी को दुविधा में फंसा, इसी को हम लोग नैतिक दुविधा कहते हैं। अच्छा, बाद को क्या होता, उसने फाइनली सोचा कि छोड़ो, सोनाक्षी सिन्हा से नहीं करते हैं, श्रद्धा कपूर से ही करेंगे, वो ज़्यादा सही है, श्रद्धा कपूर से करेंगे। सोनाक्षी सिन्हा की एज भी ज़्यादा हो गई तो श्रद्धा कपूर से करते हैं। तो उसने फाइनली एक डिसीजन ले लिया कि मुझे श्रद्धा कपूर से शादी करनी है। ये हमारी नैतिक तर्कणा हुई। तो नैतिक दुविधा से नैतिक तर्कणा तक गुजरने में लॉरेंस कोहलबर्ग जी ने 3 स्तर बताए। 3 स्तर अब कौन कौन से होते हैं वो हम लोग देखेंगे, और परीक्षा में क्वेश्चन यहीं से आता है, इनके स्तरों से। 3 स्तर कौन कौन से होते हैं उनको हम लोग देखेंगे। तो आशा करता हूं दोस्तों आपको नैतिक दुविधा और नैतिक तर्कणा बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अब आगे बढ़ते हैं। कोहलबर्ग ने नैतिकता के 3 स्तर बताए हैं। कौन कौन से वो स्तर हैं? पहला है हमारा प्राक रूढ़िगत नैतिकता का स्तर या पूर्व परंपरागत स्तर। प्राक रूढ़िगत नैतिकता या पूर्व परंपरागत स्तर। एज इसकी 4 से 10 ईयर बताई है, ये एज लिखी है, लेकिन एज का इसमें कोई, जैसे मैंने आप लोगों को पियाजे पढ़ाते टाइम बताया था कि इनकी एज याद रखना, परीक्षा में एज से क्वेश्चन जरूर पूछ देते हैं कभी कभी कि इसकी एज क्या है, लेकिन इसमें कोई एज इतना महत्वपूर्ण नहीं है, और कई कई किताबें तो इसकी एज लिख के भी नहीं देती हैं, तो एज का कोई इसमें वो नहीं है। लेकिन अब है सिलेबस में देखा है, लिखा है, अपनी सुनील सरोहा जी ने की बुक में लिखा है एज इतनी है एक, तो हम लोग देख लेते हैं 4 से 10 ईयर। बाकी कोई बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। स्तर कौन कौन से हैं ये महत्वपूर्ण है। प्राक रूढ़िगत नैतिकता का स्तर या पूर्व परंपरागत स्तर, ये इनका पहला स्तर है। दूसरा क्या है? रूढ़िगत नैतिकता स्तर या परंपरागत स्तर। रूढ़िगत नैतिकता स्तर या परंपरागत स्तर, इसकी एज 10 से 13 ईयर। 10 से 13 ईयर बताइए, इनका दूसरा स्तर है। और तीसरा स्तर है इनका उत्तर रूढ़िगत नैतिकता स्तर या उत्तर परंपरागत स्तर। इसकी एज इन्होंने बताई 13 से ऊपर। 13 से ऊपर। दोस्तों, एक चीज और जान लेते हैं, लॉरेंस कोहलबर्ग जी ने अपना सिद्धांत दिया कैसे। ये पियाजे के सिद्धांत से प्रेरित होकर ही इन्होंने ये अपना नैतिक विकास का सिद्धांत दिया। ये चीज भी आप लोग ध्यान रखना, क्योंकि बहुत छोटी सी चीज है, कभी कभी परीक्षा में पूछ देते हैं। तो दोस्तों, इन्होंने कितनी स्टेज बताई, कितने कितने स्तर बताए? 3। पहला कौन है? पूर्व परंपरागत स्तर, दूसरा है परंपरागत स्तर, तीसरा है उत्तर परंपरागत स्तर। अब हम लोग एक एक करके जानेंगे कि ये होता क्या है, पूर्व परंपरागत और उत्तर परंपरागत और परंपरागत स्तर। पहला आता है हमारा प्राक रूढ़िगत या पूर्व परंपरागत स्तर। इस अवस्था में नैतिक तर्कणा दूसरे लोगों के मानकों के अनुसार होती है।
इसमें क्या कह रहा है कि इस अवस्था में नैतिक तर्कणा दूसरे लोगों के मानकों के अनुसार होती हैं। कोहलबर्ग ने इस स्तर को दो भागों में बांटा है। दोस्तों एक चीज और यहाँ पे हम आपको बताने का प्रयास करेंगे। इन्होंने तीन स्तर बताए हैं। कौन कौन? पूर्व परंपरागत, परंपरागत और उत्तर परंपरागत। और इन तीनों स्तर की दो दो अवस्थाएं बताई हैं, यानी कि 3 स्तर और 6 अवस्थाएं। तो हर एक स्तर के बारे में दो दो अवस्थाएं हम लोग पढ़ेंगे और इन दो अवस्थाओं से ही हमारे क्वेश्चन बनते हैं। तो इन दो अवस्थाओं को, जितनी भी तीनों स्तर हैं, इनकी दो दो अवस्थाओं के बारे में हम लोग ध्यान से बारीकी से देख के चलेंगे कि हर एक स्टेज में, हर एक अवस्था में कह क्या रहा है, क्योंकि क्वेश्चन सीटेट हमेशा यहीं से बनाता है। तो पहली है हमारी इसमें पूर्व परंपरागत में पहला आता है दंड एवं आज्ञा पालन। दंड एवं आज्ञा पालन उन्मुक्ता। दंड एवं आज्ञा पालन उन्मुक्ता होती क्या है? आज्ञा पालन दंड के भय पर आधारित होता है। मतलब बच्चा आज्ञा का पालन तभी करता है, सोचता है कि अगर मैं आज्ञा का पालन नहीं करूंगा तो मुझे पीटा जाएगा, मुझे मार पड़ेगी। यानी कि जैसे किसी घर में बच्चा है और उसके घर में रिलेटिव आए, तो वो उनको सोचता है कि इनको नमस्ते करना है या पैर छूना है, इसलिए छूना, नहीं तो अगर नहीं छूंगा तो बाद में पिताजी या मम्मी जी हमको पीटेंगी। तो ये आज्ञा पालन का गुण तभी विकसित होता है, किसके? दंड के भय से। अब आगे देखते हैं। कोहलबर्ग के अनुसार बालक द्वारा मान्य व्यवहार अपनाने के कारण पुरस्कार प्राप्त करना तथा दंड से बचना होता है। क्योंकि बच्चा छोटा होता है, वो इतना दिमाग नहीं लगा पाता, वो यही सोचता है कि हमें दंड से बचने के लिए पुरस्कार प्राप्त करना है। दोस्तों इस स्टेज को कहीं कहीं ये भी लिखते हैं पुरस्कार एवं दंड, या दंड एवं आज्ञा पालन, तो नाम याद रखना इसके। तो इस स्टेज में क्या होता है दंड एवं आज्ञा पालन में, कि बच्चा दंड से बचने के लिए नैतिकता दिखाता है। बस इतना इतना समझो, दंड से बचने के लिए या पुरस्कार पाने के लिए वो नैतिकता दिखाता है। तो ये हमारी हो गई पूर्व परंपरागत की पहली अवस्था। दूसरी क्या होती है? साधनात्मक सापेक्षता उन्मुक्ता, या वैयक्तिकता और विनिमय, या इसको ये भी कहते हैं यांत्रिक सापेक्षित अभिमुखता, ये भी बोलते हैं। ये क्या होती है? ये होती है, ये बहुत सिंपल सी है। इस अवस्था को जैसे को तैसा भी माना जाता है। जैसे को तैसा, यानी कि जैसा व्यवहार आप मेरे साथ करोगे वैसा मैं आपके साथ करूंगा। इस स्टेज में बच्चा इस प्रकार की नैतिकता दिखाता है। यांत्रिक सापेक्षिक अभिमुखता में या वैयक्तिकता और विनिमय भी इसको बोलते हैं। इसमें कैसे एग्जाम्पल से समझेंगे। अगर एक बच्चे ने दूसरे बच्चे की पेंसिल मान लो तोड़ दी, तो वो क्या करेगा? वो बच्चा दूसरे का पेन तोड़ देगा। तो दूसरी स्टेज, पहले पूर्व परंपरागत स्तर में दूसरी जो है हमारी साधनात्मक सापेक्षता उन्मुक्ता, इसमें क्या होता है? जैसे को तैसा, कि जैसा व्यवहार आप मेरे साथ करोगे, जैसी नैतिकता आप मेरे साथ दिखाओगे, वैसी नैतिकता मैं आपके साथ दिखाऊंगा। तो दोस्तों आशा करता हूं पूर्व परंपरागत स्तर की दो अवस्थाएं आपको बहुत अच्छे से क्लियर हुई होंगी। अब आगे बढ़ते हैं अपने। हमारा दूसरा आता है रूढ़िगत परंपरागत स्तर। रूढ़िगत परंपरागत स्तर, इसकी ये 10 से 13 रूढ़िगत या परंपरागत स्तर। इसमें क्या होता है? इस अवस्था में बच्चे के आचरण पर बाहरी नियंत्रण रहता है। इस एज में अब देख लो आप, बच्चा 10 से 13 साल का हो चुका है, यानी कि धीरे धीरे वो 10 साल का चीज़ों को जानने समझने लगा है, 10 से 13 साल का हो रहा है। तो इस अवस्था में बच्चे का आचरण बाहरी नियंत्रण रहता है। बच्चे के आचरण पर बाहरी नियंत्रण तो रहता है, बट अभिप्रेरणा आंतरिक रहती है। मोटिवेट वो अंदर से रहता है। इसे भी कोहलबर्ग ने दो भागों में बांटा है। कैसे देखेंगे इसमें? पहला आता है अच्छा बच्चा अच्छी बच्ची उन्मुक्ता, यानी कि गुड बॉय गुड गर्ल। गुड बॉय गुड गर्ल, इस अवस्था में नैतिक व्यवहार वह समझ जाता है, अतः दूसरों की नज़रों में सिद्धि पाने की सोचता है। मैटर क्या है समझेंगे पूरा। गुड बॉय गुड गर्ल में बच्चा ये सोचता है कि अगर हम क्लास में अपनी फर्स्ट रैंक लाएंगे या हम टीचरों का सम्मान करेंगे तो टीचर हमको कहेंगे वाह वेरी गुड शाबाश, ऐसी हमको
ऐसा हमको बोलेंगे, तो बच्चा बस इसी प्रकार नैतिकता वो दिखाता है कि हमको शाबाशी मिले कहीं से भी, बस हम ऐसा काम करें, ऐसा कुछ करें जिससे हमारी बड़ाई हो। आप लोग भी जब इस एज के रहे होंगे तो देखा होगा कि आप लोगों के अंदर भी ये आया होगा कि देखो क्लास में 12 15 20 25 40 50 लड़के बैठे हैं, तो नहीं इसमें फर्स्ट रैंक हमारी आए, जिसमें टीचर इसको क्लास में नाम अनाउंस करे कि वाह देखो शाबाश इसका फर्स्ट रैंक आया है, इसका सेकंड रैंक आया है। तो बच्चे की नैतिकता इसमें इसी स्तर पे होती है, केवल हमको गुड बॉय गुड गर्ल बोला जाए बस, और दुनिया संसार में क्या हो रहा मुझसे मतलब नहीं। तो एग्जाम्पल में हमने क्या लिखा है, जैसे क्लास में फर्स्ट आना। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आगे हमारा दूसरा है कानून एवं व्यवस्था उन्मुखता। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से बहुत क्वेश्चन आते हैं। कानून एवं व्यवस्था उन्मुखता। दोस्तों अगला हमारा दूसरा है इसमें कानून एवं व्यवस्था। कानून एवं व्यवस्था, इसमें देखते हैं क्या होता है। इस अवस्था में बच्चा सत्ता के सम्मान तथा सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने की भावना को विकसित करता है। जैसे जैसे जो हमारे शासन द्वारा निर्मित जितने भी नियम कानून हैं, बच्चा ये सोचता है कि हमें इनका पालन करना चाहिए। जैसे हेलमेट लगाकर ड्राइव करना, या रेड लाइट जो सिग्नल लगा होता है इनका पालन करना, रेड लाइट या इसको सिग्नलों को तोड़ना नहीं। तो जितनी ये इस प्रकार की नैतिकता होती हैं कानून से रिलेटेड, ये हमारी परंपरागत स्तर में आती हैं, दूसरी वाली स्टेज में आती हैं। तो दोस्तों दूसरी वाली स्टेज में कौन कौन सी हो गई, एक गुड बाय गुड गर्ल, यानी कि वो शाबाशी चाहता है कि बच्चे लोग हमको गुड बाय और गुड गर्ल बोलें, और दूसरा वो कानून के द्वारा बनाए गए नियमों का पालन करता है। तो दोस्तों ये दो प्रकार की नैतिकता हमारी परंपरागत स्तर में आती हैं। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला है तीसरी इनकी स्टेज है उत्तर रूढ़िगत या उत्तर परंपरागत स्तर। एज इसकी 13 से ऊपर बताई है। दोस्तों उत्तर रूढ़िगत या उत्तर परंपरागत स्तर, इसमें क्या होता है, इस अवस्था में वयस्क चीजों की निर्धारिता करना सीखकर उसके अनुसार काम करता है। तो इसकी भी इन्होंने दो अवस्थाएं बताई हैं। ये दो अवस्थाएं कौन कौन सी हैं। पहली है हमारी सामाजिक अनुबंधन। सामाजिक अनुबंधन, सामाजिक अनुबंधन उन्मुखता क्या होती है इसको देखेंगे दोस्तों। इस अवस्था में किशोर यह मानते हैं कि कानून व नियम लोगों की भलाई के लिए हैं, बट अगर इस नियम से किसी का नुकसान होता है तो ऐसे नियम को तोड़ भी सकते हैं। ये तीसरी वाली स्टेज में उत्तर परंपरागत स्तर में जो इनकी पहली सामाजिक अनुबंधन उन्मुखता है या सामाजिक अनुबंधन अभिमुखता है, ये हिंज वाला वही वाला जो हिंज वाली कहानी हम लोगों ने पढ़ी थी, तो उसमें हिंज ने क्या किया था, हिंज ने चोरी की थी। तो दोस्तों यही चीज इसमें एग्जैक्ट बताई गई है कि अगर उसकी वाइफ की जान बच सकती थी चोरी करने से, तो चोरी करना कोई बुराई नहीं है। तो इस प्रकार की नैतिकता ये तीसरे वाले स्तर में आती है कि अगर सरकार के नियमों का या पालनों का अगर इनका पालन हम नहीं करते हैं, इससे किसी की भलाई हो रही है, तो उसको हम तोड़ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आगे इसमें दूसरी है हमारी इनकी सार्वभौमिक नैतिक गुण। सार्वभौमिक नैतिक गुण, सार्वभौमिक नैतिक गुण, इसमें क्या होता है, इस अवस्था में नैतिकता व्यक्ति की अंतःकरण की ओर अग्रसर होती है। इस अवस्था में नैतिकता व्यक्ति की अंतःकरण की ओर अग्रसर हो जाती है अगर बच्चे का आचरण दूसरों की प्रतिक्रियाओं का विचार किए बिना आंतरिक आदर्शों द्वारा होता है। मतलब क्या समझेंगे, इसमें यह कह रहा है कि जैसे मान लो इसमें बच्चा ये सोचेगा कि इसमें हमें अपने अकॉर्डिंग काम करना है। जैसे जैसे मान लो भगत सिंह जी थे और गांधी जी थे। गांधी जी कह रहे थे अहिंसा ना करो, हिंसा ना करो, ठीक है, लेकिन भगत सिंह क्या कह रहे थे, नहीं हमें अपने देश को आज़ादी दिलानी है, उसमें चाहे मैं लोगों को मारना पड़े, चाहे हिंसा करनी पड़े, चाहे कुछ भी हो मैं करूंगा, लेकिन हमें आज़ादी दिलानी है। तो दोस्तों इस प्रकार की सार्वभौमिक नैतिकता ये हमारी इनके तीसरे स्टेज में होती है। तो अब आगे बढ़ते हैं। आशा करता हूं आप लोगों को समझ में आया होगा।
आगे क्या है, कोहलबर्ग के सिद्धांत का कुछ और एक पॉइंट देख लेते हैं। कोहलबर्ग ने अपने नैतिक विकास के चरण को सार्वभौमिक व अपरिवर्तनीय माना है। यही इनकी आलोचना है। यानी कि इन्होंने कहा कि जो हमारे चरण हैं, जिन्होंने इन्होंने 3 स्तर और 6 अवस्थाएं बताई हैं, कोहलबर्ग जी ये मानते हैं कि ये बिल्कुल अपरिवर्तनीय हैं, ये परिवर्तित नहीं हो सकते। बट ऐसा नहीं होता है। अर्थात यह पदों का ऐसा क्रम है जो सभी लोगों के लिए समान रहता है। ये जो 2 लाइनें लिखी हैं, यही इनकी आलोचना है। क्योंकि आजकल की दौर में ऐसा नहीं होता है कि बच्चों में इन्होंने ये बताया कि नहीं एग्जैक्ट ये चीज़ें इसी एज में आएंगी, इसके बाहर ना इसके अंदर। तो ये इनका मतलब एकदम फैक्ट टाइप का बोल के चले गए हैं, ये इनका कहना गलत है। तो यही इनकी आलोचना है। तो दोस्तों आशा करता हूँ आप लोगों को इनकी थ्योरी अच्छे समझ में आई होगी। अब हम लोग इनसे संबंधित, कोहलबर्ग से संबंधित कुछ 4-5-7 क्वेश्चन देखेंगे। अब देखेंगे कि क्वेश्चन परीक्षा में पूछता कैसे है। वो 2-4 क्वेश्चन हम प्रैक्टिस के लिए लाए हैं आप लोगों के लिए, तो इनको ध्यान से देखिएगा। पहला क्वेश्चन है किशोरों के नैतिक विकास के लिए सबसे महत्वपूर्ण कारक क्या है। ठीक है, किशोरों के क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ना दोस्तों। आप लोगों को पता चल जाएगा कि जो आपने थ्योरी अभी पढ़ी है कोहलबर्ग की, ये प्रयोग कैसे होगी, इसको मतलब क्वेश्चन परीक्षा में आपसे पुटअप कैसे करेगा। इसीलिए हमने जस्ट थ्योरी के नीचे ही 4-5 क्वेश्चन लिख दिए हैं, जिससे आप लोगों को बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए ये थ्योरी। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, किशोरों के नैतिक विकास के लिए सबसे महत्वपूर्ण कारक क्या है। पहला ऑप्शन दिया है उन्हें पढ़ाने के लिए आदर्श पुस्तकें दें। दूसरा है आदर्श लोगों की जीवनी का वर्णन करें। तीसरा है उनके लिए आदर्श मॉडल बने। चौथा है उनके साथ मित्रवत व्यवहार करें। दोस्तों बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, आप लोग सोचिए इसका आंसर क्या होगा। दोस्तों उन्हें पढ़ने के लिए आदर्श पुस्तकें दें, बिल्कुल गलत। आदर्श लोगों की जीवनी का वर्णन, बिल्कुल गलत। उनके साथ मित्रवत व्यवहार, बिल्कुल गलत। उनके लिए आदर्श मॉडल बने, उनके लिए रोल मॉडल बने, उसमें नैतिकता विकसित होगी। इसमें ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा अगला क्वेश्चन है, कोहलबर्ग ने नैतिक विकास के सिद्धांत में निम्नलिखित में से कौन सा एक चरण है। कौन सा एक चरण है। पहला दिया है पारंपरिक नैतिकता। दूसरा है संवेदी मोटर नैतिकता। तीसरा है चिंतनशील नैतिकता। चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों मैंने आप लोगों को पढ़ाया है कि कोहलबर्ग ने 3 स्तर बताए हैं। नैतिक दुविधा व नैतिक तर्कणा से गुजरने के लिए उन्होंने 3 स्तर बताए हैं। कौन कौन से। पहला है पूर्व परंपरागत, दूसरा है परंपरागत, तीसरा है उत्तर परंपरागत। तो इसमें ये जो ऑप्शन नंबर ए लिखा है पारंपरिक नैतिकता, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कोहलबर्ग के नैतिक विकास का स्तर नहीं है। नहीं है पूछा है, ध्यान रखना। तो पूर्व पारंपरिक बिल्कुल है, पारंपरिक ये भी है, संवेदी मोटर ये नहीं है, पोस्ट पारंपरिक ये भी है। तो ये संवेदी मोटर है, जो सेंसरी मोटर स्टेज है, ये हमारी जीन पियाजे जी की है। पूर्व कोहलबर्ग की परंपरागत, पूर्व परंपरागत, पोस्ट परंपरागत या उत्तर परंपरागत। अब आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, एक बच्चा नैतिक विकास के 6 विशिष्ट चरणों से गुजरता है सिद्धांत के अनुसार। मतलब ये किसका सिद्धांत है। 6 चरणों से गुजरता है। मैंने आपको बताया था थ्योरी पढ़ाते टाइम कि कोहलबर्ग जी ने 3 स्तर दिए और 6 चरण बताए, हर एक स्तर के 2-2 चरण। तो ये किसका सिद्धांत है। पियाजे का, एरिक्सन का, फ्राइड का, कोहलबर्ग का। तो आप पता होगा कोहलबर्ग, डी ऑप्शन सही होगा। आगे हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, नैतिक विकास का से अत्यधिक प्रभावित है। नैतिक विकास से अत्यधिक प्रभावित है। पहला है परिवार का वातावरण। दूसरा है व्यक्ति की बौद्धिक उपलब्धि। तीसरा है व्यक्ति का शारीरिक स्वास्थ्य। चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसमें ऑप्शन नंबर ए परिवार का वातावरण, यानी कि परिवार का वातावरण जैसा होगा बच्चे वैसा ही सीखेंगे।
इसमें ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगर घर के लोग चोर होंगे तो बच्चा भी आगे चोरी करेगा। अगर घर के लोग अच्छे लोग होंगे, उसका एटमॉस्फेयर बच्चे का अच्छा तैयार करेंगे तो वो आगे बहुत कुछ कर सकता है। तो इसमें परिवार का वातावरण बहुत महत्वपूर्ण कारक है। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, एक महत्वपूर्ण सिद्धांत के रूप में नैतिक विकास प्रस्तावित किया। ये आप लोगों को बहुत ही आसान क्वेश्चन है, सबको पता होगा। इसमें पूछ रहा है कि नैतिक विकास किसने प्रस्तावित किया। तो मैंने आपको थ्योरी पढ़ाते ही टाइम बताई थी, नैतिक विकास सिद्धांत के प्रतिपादक लॉरेंस कोहलबर्ग जी हैं। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है दोस्तों, और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। कोहलबर्ग के अनुसार नैतिक विकास का प्रथम चरण है। कोहलबर्ग के अनुसार नैतिक विकास का प्रथम चरण है। ऑप्शन ध्यान से पढ़ना। दंड एवं आज्ञा पालन अभिमुखता, दूसरा है परस्पर एकरूप अभिमुखता, तीसरा है अधिकार संरक्षण अभिमुखता, चौथा है सार्वभौमिक नैतिक अभिमुखता। तो दोस्तों इसमें पहला चरण पूछा है, तो आप लोगों को पता होगा, मैंने बताया था अभी, दंड एवं आज्ञा पालन ये हमारी फर्स्ट स्तर पे आती है, और परस्पर एकजुटता, और ये हमारी, ये इसमें पहला पूछ रहा है प्रथम चरण कौन सा होता है। प्रथम चरण हमारा ये वाला होगा, ऑप्शन नंबर ए। तो दोस्तों आशा करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। दोस्तों चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और दोस्तों अपने फ्रेंडों को शेयर करें। दोस्तों हमारे चैनल पे आप लोगों के लिए हर एक महत्वपूर्ण क्लासें चलाई जा रही हैं दोस्तों, तो चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें। मेरे चैनल के द्वारा दोस्तों आप लोगों के लिए बहुत ही जल्द ज्योग्राफी, हिस्ट्री और पॉलिटी की भी क्लासें प्रोवाइड की जाएंगी। तो दोस्तों तो तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं हम लोग अपनी नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।